नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से मैं हैप्पी मिश्रा और हमारे साथी उत्तम सैनी जी। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है बांग्लादेश कि आखिरकार बांग्लादेश में ऐसी स्थिति क्यों हुई है। क्या लगता है उत्तम जी आपको? देखिए, जो बांग्लादेश में घटना घट रहा है, यह बहुत ही दुखद घटना है। वहाँ पे आपातकाल है। वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे मुस्लिम देश होने के बाद भी कहीं नहीं कहीं भारत में आई हैं, तो भारत उनको संरक्षण दे रहा है। देखिए, मैं आपसे विशेष जानना चाहूँगा, क्योंकि कल आपसे मेरी बात हुई थी, तो बांग्लादेश में आपके मित्र लोग रहते हैं, आपके साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी, आप कॉलेज में एक बार बात करवाए थे हमसे। तो उन लोगों से बात हुई तो आपको क्या बताएँ, बांग्लादेश की ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए उत्तम जी, बांग्लादेश की जो स्थिति है, पूरा बांग्लादेश आज सुलग रहा है। लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जो भी वहाँ के आम जीवन है, दैनिक जीवन है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है वहाँ का छात्र रिजर्वेशन, छात्र आंदोलन। छात्र बिल्कुल सड़क पे, ये जो स्टार्ट हुई थी आंदोलन यहाँ पे छात्रों ने स्टार्ट करी थी। और छात्रों ने क्यों करी थी, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रिजर्वेशन। देखिए, बांग्लादेश में कुछ अलग सिस्टम होता है। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है, आज के डेट में वहाँ पे 56% रिजर्वेशन है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप काबिल हैं तो आपको बस 44% में ही अपनी प्रतिभा के अनुसार आपको जॉब मिलेगा। बाकी 56% वहाँ पे रिजर्व कोटा है। और ये 56% रिजर्व किसके लिए है? तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है 30% यहाँ पे दिया जाता है जो भी फ्रीडम फाइटर हैं। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो उस आज़ादी में जिन्होंने संघर्ष किया था उनके परिवार को उस टाइम तत्काल रिजर्वेशन दिया गया था 30%। और 10% रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं को। वो आरक्षण अभी तक कंटिन्यू है? हाँ, 1991 में संशोधन हुआ तो उसमें ये प्रावधान बनाया गया कि जिनके जो भी आंदोलन किए थे उनके परिवार को पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिलता रहेगा। इसके विरोध में हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया था, लेकिन लोग इससे खुश नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र बिल्कुल सड़क पे आ गए। देखिए, 30% तो रिजर्वेशन ये हो गया, जो भी फ्रीडम फाइटर है उनको मिलता है। 10% मिलता है महिलाओं को, और 10% मिलता है जो भी बैकवर्ड क्लास है, वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है बैकवर्ड, उनको मिलता है। 5% मिलता है माइनॉरिटी को, और 1% मिलता है हैंडीकैप को। तो ये टोटल हो जा रहा है 56%, जिससे वहाँ पे बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी, चरम सीमा पे। और देखिए, ये 30% रिजर्वेशन का मामला एक और मामला है कि इसमें जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो सारे लोग जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी मोर्चा, उससे जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि जो इनके पिता थे मुजीबुर रहमान, इन्होंने ही ये पार्टी बनाई थी। तो वही थे ना वहाँ पे? हाँ, 1971 में मुहिम तो शुरुआत वही किए थे। मुहिम की शुरुआत उन्होंने करी थी। तो उनके साथी जो लोग थे वो रिजर्वेशन आज तक ये मिलता आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में एक आक्रोश बढ़ता गया, और आक्रोश आज एक आंदोलन के रूप में हुआ। और आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि वहाँ के 14 साल 15 साल से लगातार रही प्रधानमंत्री को मात्र 45 मिनट का समय दिया गया देश छोड़ने के लिए। बहुत ही दुखद घटना है। और उनको मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। तो एक बात बताइए, इससे हम लोग भारत में क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना थी तो भारत के प्रति, मोदी के प्रति काफ़ी उदार थी। जैसे कि एक बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता है। हाँ, भाई बहन वाला रिश्ता था मोदी और शेख हसीना के बीच में। दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता था, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा जो प्रभाव डालता है भारत पे, उसका कारण यह है कि भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। यानी कि पूरे 4800 किलोमीटर का जो एरिया है, इसका सीमा भारत और बांग्लादेश से मिला हुआ है। और आज के डेट में आप अभी जाइएगा बॉर्डर पे तो लगभग 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो भारत में आना चाहते हैं, भारत में घुसना चाहते हैं। बंगाल बॉर्डर पे ही होंगे? हाँ, बंगाल बॉर्डर पे हैं। देखिए, जिसको बीएसएफ जवान रोक पा रही है उसको तो रोक ले रही है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आपका 4800 एरिया जो है, किलोमीटर है, इसमें से 3200 एरिया तो संरक्षित है, इसमें घुसने की ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसे एरिया हैं, जैसे कि 12-15 से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे लोग आसानी से, मतलब चोरी छुपे अनलीगल तौर पे इंडिया में आ जा रहे हैं। तो निश्चित ही जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो चरमराएगी ही। व्यापार में भी असर पड़ेगा, तो हमारा भी जीवन कुछ ना कुछ तो अस्त व्यस्त होगा ही, प्रभाव पड़ेगा ही। आपसे एक अंतिम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आपने जब आपसे मेरी कल बात हुई थी तो आपका जो मित्र है उससे कल आप बात किए रात में, और हम सोचे दोबारा कॉल करें, मुझे नींद आ गया, आपसे बात नहीं कर पाए। तो आपके मित्र लोग क्या इस पे मैंने प्रतिक्रिया दी, क्या बता रहे थे आपको? ये थोड़ा हमको जानकारी दीजिए आप। देखिए, जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से 57 इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद शेख हसीना जी ने भारत में संरक्षण लिया है,
वैसे जो बांग्लादेशी हैं, मैंने उनसे बात करी है, मेरे 2-3 मित्र हैं, तो अभी के समय में भारत के प्रति उनके मन में रवैया ठीक नहीं है, भारत के लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं। उनका कहना है भारत के लोग नहीं, वो लोग नहीं सोचना है भारत के हाँ, लोग। बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी हैं अभी भारत के लिए उनके मन में घृणा की भावना है। उनको ऐसा लगता है कि उनके देश में जो भी गलत होता है उसमें भारत की भूमिका होती है, शेख हसीना वही करती है जो मोदी बोलते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना भारत के इशारे पे ही चल रही है और भारतीय लोग वहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं उनके निजी जहाँ मामलों तक में। हमको मैंने पता चला है, हमको जानकारी जहाँ तक है न्यूज़ के माध्यम से, इसका मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो अभी इमरजेंसी हुआ है, खालिदा जिया जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्हीं के चलते ही घटना घटा हुआ है। इमरजेंसी आपातकाल जो है, देखिए जो दंगा हो रहा है इसमें कोई जाति धर्म को देख कर नहीं हो रहा है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख जितने जाति वहाँ पे रहते हैं, समुदाय धर्म के लोग, सबको वहाँ पे हानि है। हाँ, इससे नुकसान तो सभी का, ऐसा नहीं कि जो हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में है बस नुकसान उनका हो रहा है। जो भी मान लीजिए सरकारी संपत्ति है, जैसे कि प्रधानमंत्री जो भी कार्यालय था उसमें लूट-फूट हुई है, शेख हसीना की जो भी कार्यालय थे उसको तोड़ा फोड़ा गया है, उनके जो मंत्री थे उनको भी बहुत लोगों को जिंदा जलाया गया है। तो वहाँ पे देखिए जब भी दंगा होता है ना तो वो किसी जाति मजहब को देख के नहीं होता है, उससे प्रभावित सभी लोग होते हैं। जब वीडियो देख रहे थे, रील्स देख से भगा के देख रहे थे, रील्स में देख रहे थे कि शेख हसीना का साड़ी लेकर एक बांग्लादेशी जो था, आंदोलनकारी था वहाँ का, वो ऐसे साड़ी लेकर घूम रहा था। बता इसका मतलब क्या बोलते हैं इसका, जो शेख हसीना है, शेख हसीना उन्हीं का साड़ी का दिखा रहा था, शेख हसीना का साड़ी में घर से वीडियो कॉलिंग, उनका फ्रिज खोल रहा था, कोई वीडियो आ रहा था रील्स में देखने। जी, आजकल जो भी सोशल मीडिया है वो एकदम से भरा पड़ा है, एकदम बांग्लादेश का मुद्दा एकदम टॉप पे चल रहा है। टॉप पे चल रहा है कि वहाँ पे जो लूटपाट उत्पात मचाई गई है उसका वीडियो देख सकते हैं कि जो शेख हसीना थी उनके जो भी मतलब निजी वस्त्र थे उसको लेके प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी हैं, जैसे कि एक और कारण है, वहाँ पे जो हमारा अमेरिका है वो वहाँ पे अपना मिलिट्री के लिए बेस कैंप बनाना चाहता था बांग्लादेश में, लेकिन शेख हसीना ने उसको मना कर दिया। दूसरी चीज़ वहाँ पे एक और बड़ी नेता हैं जिसका नाम है खालिदा जिया, उनकी एक पार्टी है BNP यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। और देखिए ये जो शेख हसीना है और खालिदा जिया है, ये दो बेगम के बीच में बांग्लादेश आज पीस रहा है लगभग 30 सालों से। 15 साल अभी शेख हसीना ने वहाँ पे रूल किया और उससे पहले शेख हसीना थी, सॉरी खालिदा जिया थी। जब खालिदा जिया बाहर आती है तो शेख हसीना अंदर जाती है, और जब शेख हसीना बाहर होती है तो खालिदा जिया, दो बेगम के चक्कर में बांग्लादेश जल रहा है। देखिए हमें उम्मीद है कि अंतरिम जो भी सरकार है मोहम्मद यूनूस को बनाया गया है, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व हैं वो। खैर उनका भी रवैया भारत के प्रति तो उदार नहीं रहा है, कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, लेकिन हमें टेरर सपोर्टर हैं वो। इससे पहले जो भी उनकी नजदीकियां हैं, दुखद बात है। और देखिए इसमें एक और मामला है, एक और मामला सामने आ रहा है, चाइना का एंगल आ रहा है। देखिए चाइना ने जो हाल श्रीलंका का किया था, उसने कर्ज दिया उसको, जब पैसे नहीं चुका पाए तो उनका जो हम्बन टोटा जो द्वीप था उसको उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर लिया, उसको अपना बना लिया। इसके अलावा नेपाल से भी स्थिति क्या है, चाइना ने क्या किया है भूला नहीं है। तो शेख हसीना का झुकाव उनके तरफ नहीं था, उनका झुकाव भारत के प्रति था, जिससे ये चाइना वगैरह या अमेरिका वगैरह उनसे उतना खुश रहते नहीं थे। और शेख हसीना का जो रिजर्वेशन था इस मुद्दे पे भी उनकी चुप्पी, और विदेशी ताकतों की ISI बोल लीजिए आप, अमेरिका बोल लीजिए, चीन, आप इसी से अंदाजा लगा मिल के कर रहा है। उत्तम जी आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मात्र एक दिन हुआ है उसको सरकार बनाए हुए, और उसको अभी तक विश्व के 40 प्रमुख देशों ने मान्यता दे दी है, और उसमें सबसे प्रमुख नाम आ रहा है तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का और चाइना का, यानी कि ये लोग खुश हैं। लेकिन इससे पिस कौन रहा है? बांग्लादेशी, जो भी बांग्लादेशी है उनको समझ में नहीं आ रहा है। यही कहावत है कि इसमें एक छोटा सा कहानी आपको बताएंगे, 1 मिनट समय लेंगे आपका। एक कहावत है, भेड़ है ना, भेड़ थी, तो भेड़ एक दिन क्या बात है लगी सोचने, वो सोचते सोचते क्या सोचती है कि जो मेरा मालिक है ना, वो मेरा जो बाल बेच करके बहुत अमीर हो गया है, उसको कसाई से हितैती हो गया था, मित्रता हो गई थी, तो बोले कि नहीं अब इसको साहूकार को छोड़ देंगे, हम जाएंगे कसाई के पास। और कसाई के पास क्या हुआ, अंतरिम उसका जबे करके काट कर उसको मीट में सप्लाई कर दिया। यही स्थिति होगा बांग्लादेशियों का, यही स्थिति भेड़ का स्थिति होगा बांग्लादेशियों। उत्तम जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश की जो स्थिति है उसमें भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए इसमें मेरा सटीक सा एक ही जवाब है। देखिए बांग्लादेश हम लोग का छोटा भाई है, वो हमारा अखंड भारत था जो खंड खंड के रूप में बंट गया, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कितने अगल सटे हुए हम लोग देश के ही इकाई थे,
हम लोग का भारत विश्व गुरु था। तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग पुनः इस पर विचार कीजिए और बांग्लादेशी जितने भी लोग पीस रहे हैं, अब समय है, यही मौका है उन लोगों को सेवा करने का, और अखंड भारत है उसको, बांग्लादेश को अपने देश में जोड़िए और अखंड भारत बनाइए। अभी मौका है हम लोगों के पास। चलिए मित्रों, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी। वहाँ पे जो भी दैनिक जीवन है वो फिर से जो पहले की तरह था वो फिर से प्रारंभ हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय श्री राम।